बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देखें प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप ठीक ठाक होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और सर्दी की शिद्दत से महफूज रहने के लिए गर्म चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। चाय पी रहे हैं और चाय से अगर दिन का आगाज़ हो तो वो अच्छा ही होगा। दुआ ये है कि अल्लाह ताला सबके दिन का आगाज़ अच्छा। प्रोग्राम का हम आगाज़ कर लेते हैं। खबरें भी शामिल करेंगे। हमारे मेहमान हमें 11 बजे ज्वाइन करेंगे। जिनकी बर्थडे है उनको भी हम विश करेंगे। सबसे पहले एज यूजुअल हमारी होती है जी टॉप स्टोरीज। आज की खबरें क्या है? फाइनली अच्छी खबरें आजकल हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मौसम स्पीड तेज तर होती चली जा रही है। रफ्तार और मयार के साथ एक और अवामी मंसूबा मुकम्मल हो चुका है। गढ़ी शाहू और करीम ब्लॉक अंडरपास फ्लाईओवर प्रोजेक्ट मंजूर। शहर में 2 नए मेगा प्रोजेक्ट्स को हतमी ग्रीन सिग्नल भी मिल गया है। टिकटों की तकसीम पर नून लीग का इजलास, एडजस्टमेंट का हतमी फैसला न हुआ। और उसके बाद ही अब होशियार होना होगा क्योंकि अद्वियात की ब्लैक में फरोख्त के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है। सो नाज़रीन, आज की खबरें आप जान चुके हैं। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, इमरान यूनुस और दुर्र नायाब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, 2 चीजें, 2 काम जो बहुत स्पीड के साथ हो रहे हैं। एक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है और एक अस्पतालों में। ये कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो ज्यादा फोकस इन चीजों पर किया जा रहा है सीएम साहब की जानिब से। लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है, बीइंग अ रोड यूजर तो होती है ना, लेकिन जो अस्पतालों में हालात देख चुके हैं। PIC मेरा खुद 2-3 दफ़ा जाना हुआ है और मेरे ख्याल से कोई ये पिछले महीने ही जाना हुआ है। सो मेरे ख्याल से ये किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। वहाँ पे मौजूद डॉक्टर्स कहते थे कि इस तरह की मजीद जो CM साहब एक्सटेंशन कर रहे हैं, 1-2 और भी कर ली जाएं तो जितने मरीज यहाँ पर आते हैं हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन चलें जी, कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है। कुछ अच्छा हुआ तो 99% काम मुकम्मल हो चुका है। इमरजेंसी की अपग्रेडेशन का यानी ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है। इमरान अन्ना, देखिए ये बात हम हमेशा करते हैं, सुनते भी आए हैं कि जिस मुल्क, जिस सूबे, जिस शहर में सेहत और तालीम की सहूलियात बेहतर होंगी वो तरक्की करेगा। लेकिन लाहौर के हवाले से अगर हम बात करें पिछले कई सालों से, तो लाहौर के जो अहम मसाइल थे ना, वो हेल्थ और एजुकेशन नहीं थे, वो तजावजात थे, वो टूटी सड़कें थी, वो ट्रैफिक जैम था। उसके बाद अगर आप आ जाएं तो फिर आपकी हेल्थ की जो सिचुएशन थी वो सब आपके सामने थी। सो इन चीज़ों को बहुत बेहतर करने की ज़रूरत थी, जो कि आज तक किसी गवर्नमेंट ने इस तरह काम नहीं किया जिस तरह ये निगरान गवर्नमेंट जो है वो अभी भी कर रही है। और PIC के हवाले से अगर हम बात करें तो PIC जो है उसके पास इतनी वसी जगह है कि वहाँ पर बड़े बड़े उसकी मजीद बिल्डिंग्स जो हैं वो बन सकती थी, उस पर काम हो सकता था। लेकिन कभी भी खैर उन जगहों को इस्तेमाल करना तो दूर, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जगह है। क्या करना है, हम तो मरीजों को जमीनों पे बिठा छोड़ते हैं। बिल्कुल इसी तरह है कि सबको पता है कि मरीज जो है जब PIC में जाता है तो वो बेचारा कई घंटे व्हील चेयर पे मौजूद होता है। वहां पर जो इमरजेंसी में मरीज आते हैं उनकी सिचुएशन ऐसी नहीं होती कि आप PIC के इमरजेंसी में 2-2 मरीजों को एक बेड दें। आपको एक मरीज को एक बेड जो है वो इमरजेंसी में देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसकी कंडीशन वैसी होती, और उसके बाद आपको बाकी मरीजों को व्हील चेयर पर रखना पड़ता था। अब जो है ये वाकई बहुत कुछ ही हफ्तों पुरानी बात है। जब वज़ीर आला ने पड़ता था, इमरान जो है ना वो थोड़ा सा गोल कर रहे हैं कि ये कब उनको आपको नहीं देखे बात, मैं तमाम गवर्नमेंट्स की बात नहीं तमाम गवर्नमेंट देखिए, मुआवजा होता है रीसेंट पास से, ठीक है, वो आपकी कह रहे हैं। लेकिन यहाँ से बाकी कभी कोई खबर किसी भी दौर में अच्छी नहीं है। वो तो आप डॉक्टर वजीर लेकर आए, वो भी अगर किसी दौर में आई भी है वो भी फ्रेंड्स ऑफ PIC के ताउन से, मतलब डायरेक्टली हुकूमतों ने कभी कुछ कर देखना। कुछ हफ्ते पुरानी बात है कि वज़ीर आला ने ऐलान किया था कि यहाँ पर मजीद बेड्स की जरूरत है, और जब ये ऐलान हुआ तो हमें ये लगा कि बेड जो है वो तकरीबन 30-40 नए बेड्स लग जाएंगे। लेकिन 100 बेड्स मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा ऐलान था और वो भी मुकम्मल होने जा रहा है। और बाकी जो अपग्रेडेशन के हवाले से बात करें कि देखने में तो यही नजर आता था कि जी अगर पूरे PIC को विजिट करें ना तो उस इमरजेंसी को देख के ये लगता था कि ये बेहतर है, कदरे बेहतर है, सरकारी हॉस्पिटल से बहुत बेहतर है। वो जिस तरह आपने बात की कि फ्रेंड्स ऑफ PIC की वजह से इमरजेंसी बेहतर लगती थी, लेकिन वज़ीर आला ने ये सोचा कि इसको मजीद बेहतर करने की जरूरत है, और जिसका मेरे ख्याल से 99% काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है और बहुत जल्द जो है वो इनॉग्रेशन जो है वो इसकी हो जाएगी। और बाकी जो इसके मानदा काम है सिर्फ ये नहीं बल्कि इसके साथ साथ सर्विसेज हॉस्पिटल जो है उसकी बेहतरी की तरफ भी ध्यान है, और बाकी जो हॉस्पिटल है उसकी तरफ भी ये गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा
इस हवाले से काम जो है वो कर रही है, जो कि याद रखा जाएगा। कल किसी से डिस्कशन करी थी, पता चल रहा था कि प्रॉपर ही नए सिरे से उस पे, और ये वो चीजें हैं जिसपे अवाम आपको याद करती है कि नहीं भाई ये वाकई अवाम के लिए कुछ याद करती है। आप यकीन मानिए, माजरत के साथ हमारे जितने भी वुज़रा, जितनी भी कैबिनेट, मैं अब यहाँ बैठ के कहता हूँ कि जितने भी वुज़रा आए हैं, जितने भी कैबिनेट के मेंबर्स रहे हैं माजी में, उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद को, अपनी फैमिलीज को सपोर्ट किया, अपना मुस्तकबिल बना लिया, अपनी जायदादी बना ली, जमीनें बना ली, लेकिन अवाम के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं। अवाम के पैसे से वो लोग ये हज, जुमरा और विजिट जो है वो तो करते रहे, लेकिन अवाम पर खर्च क्या किया वो सबके सामने जीरो है, एट द एंड जीरो है। बिल्कुल। अच्छा जी, लैब कलेक्शन जो है वो भी काम किया जा रहा है जदीद दुर्नायाब। अच्छा देखें, वज़ीर जहाँ भी गए ना, आपने जितने भी विजिट्स देखे हैं उनके हॉस्पिटल्स में, उन्होंने एक चीज़ पे बहुत फोकस किया है कि वो देखते थे कि आप दवाई कहाँ से ला रहे हैं और टेस्ट कहाँ से करा रहे हैं। अच्छा, राह चलते प्रॉपर स्लिप है, राह चलते लोगों से पूछे ये स्लिप किस चीज़ की है, दवाई बाहर से लाए, क्यों लाए हैं जी? अच्छा, गए फिर जाके उन्होंने देखा स्टॉक में दवाई मौजूद है, तो वहां पे जो भी वो कर सकते थे किया। और अगर बंदा बाहर से टेस्ट करा रहा है तो जी किसने रेफर किया? डॉक्टर ने, एमएस ने रेफर किया, तो उनकी कम बख्ती, तो उन्होंने क्यों रेफर किया? आपकी अपनी हॉस्पिटल के अंदर लेबॉर्ट्री मौजूद थी, आपके अंदर सरकारी सहूलत के तहत बिल्कुल मामूली निर्खों पर टेस्ट हो सकते थे, तो आपने बाहर क्यों रेफर किया? इस चीज का जवाब जो है ना, आज तक मैं तो कहीं नहीं सुन सका कि किसी डॉक्टर ने या सीनियर डॉक्टर ने या एमएस लेवल के बंदे ने तसल्ली बख्श जवाब दिया। और जवाब इस चीज का नहीं है ना, क्योंकि आपको कमीशन आता है, एक एक टेस्ट, एक एक लेबॉर्ट्री के साथ आपने मैच फिक्स किया होता है। आप जितने पेशेंट लेबॉर्ट्री में भेजते हैं बाहर डॉक्टर की उससे रिकमेंडेशन के साथ, बेशक सादा पर्ची में हो, वो पहचान लेते हैं और रात को आपका हिसाब हो जाता है, जी आपने 100 बंदा भेजा, 200 बंदा भेजा। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है ना। इस चीज़ को काउंटर करने के लिए उन्होंने बड़ा फोकस किया कि जो मरीज आए उसको दवाई और उसको जितना भी टेस्ट है वो कम से कम वो उसको हॉस्पिटल में होना पड़े, उसको बाहर न ले जाना पड़े। हमने तो ऐसे मनाजिर भी देखे कि लोग अपना पेशेंट को बेड पे लिटा के, वो व्हील वाले बेड्स पे लिटा के एक से दूसरे और सड़क पर लैब में लेके जा रहे हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर में लेके जा रहे हैं, सीटी स्कैन करा रहे हैं, एक्सरे करा रहे हैं। बहुत तकलीफ दे अमल है कि आपने साथ ड्रिपें भी उठाई हुई हैं, मरीज को बेड पे लिटाया हुआ है, व्हील को धक्का दे कि आप साथ साथ जा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए था, बेसिक मकसद ये था। आज भी वो इस चीज़ को पूरा इंश्योर करते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर जो लैब सिस्टम है वो एक्यूरेट होना चाहिए, आपकी मशीनें ज़बरदस्त होना चाहिए, आपका स्टाफ पूरा होना चाहिए। अगर आपको दिन में 1 लाख भी टेस्ट करने पड़ते हैं तो आपको हॉस्पिटल के अंदर से करने चाहिए, बिल्कुल सही, आपको बाहर से नहीं करना चाहिए। वो आपको सरकार फैसिलिटेट कर रही है। इतना जदीद सिस्टम है ना कि मैं तो खुद, मेरी मदर का सारा ट्रीटमेंट सरकारी हॉस्पिटल में हुआ। जहाँ पे काम करना होता है ना, वहाँ बहुत अच्छा सिस्टम है। आप ब्लड का सैंपल लेके जाते हैं, उसी वक्त वो मशीन के अंदर आपको वो सैंपल लगा के जो भी रिक्वायरमेंट होता है 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, उसी वक्त स्लिप जनरेट करके आपको वो टेस्ट देते हैं। आपको ये भी नहीं है कि जी आ जाए 6 घंटे बाद ऑनलाइन ले लें, हम कहीं से इंटरनेट तलाश कर रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट की रिपोर्ट लेनी है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपको वहीं पे स्लिप मिलेगी। घंटे बाद दोबारा डॉक्टर राउंड पे आता था तो उसके हम स्लिप दिखा देते थे कि जी ये टेस्ट की रिपोर्ट्स आई हैं। हमारी इतनी जदीद मशीनें मौजूद हैं। मैं जिना हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ जहाँ मेरी मदर का ट्रीटमेंट हुआ था, तो क्यों नहीं आप कर सकते? आपकी कभी एक्सरे की फिल्में ख़त्म हुई होती हैं, कभी आपके पास प्रिंटिंग रोल नहीं होते, कभी आपकी मशीनें जो हैं वो उनको बैकअप ना मिलने की वजह से वो जल चुकी होती हैं, किसी के पास यूपीएस तक पे हमने शिफ्ट सर यहाँ पे तो जाहिद साहब ने ये भी खबरें शेयर की हैं कि प्रॉपर मशीनों की सफाई नहीं की, उनका कोई फॉलो अप नहीं लिया किसी ने। सेंसर्स होते हैं ना, तो बस वो आपको पता है मामूली से सेंसर पे डस्ट पड़े और उसको बिजली का झटका लगे तो वो सर्वाइव नहीं करता, वो फारिग हो जाता है और वो फिर बंद कमरों की नजर हो। मुझे याद है कि सीएम साहब गए म्यू हॉस्पिटल की सीटी स्कैन को उन्होंने देखा जो बंद पड़ी थी। उन्होंने कहा जिसका क्या वजह है? उन्होंने कहा जी कि ये बहुत पुरानी थी, 10 साल पहले कहीं ये आई थी, उसके बाद ख़राब हुई और उसके बाद किसी ने इसकी वारंटी क्लेम तक करना गवारा न किया। 1 साल में वारंटी ख़त्म हो गई और उसके बाद ये मशीन नाकारा हो गई, जो कि उस वक्त 8, 9, 10 करोड़ की मशीन थी। अब आप देखें ना, 1 साल है, अगर मशीन में कोई फॉल्ट आ गया आपका वारंटी क्लेम करना तो बनता है। आप छोटी सी वॉशिंग मशीन ले तो आप पीछे कंपनी को फ़ोन कर करके सर खा लेते हैं कि जी हमारी मशीन नहीं चल रही। इन्होंने क्लेम 1 साल तक नहीं किया। वो कौन से अपनी जेब के, उनके अपने पैसे थे भाई। और वो क्लेम ना करने का नुकसान ये हुआ कि वारंटी आपकी जो है वो एक्सपायर हो गई और अब 8-10 साल से वो बंद पड़ी। अब उन्होंने उसको 2 महीने लगा के ना सिर्फ वो मशीन एक्टिवेट कराई है,
बल्कि वो जितना भी भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा था, सिटी स्कैन रूम, वो सारा रेनोवेट किया। यानी अगर कुछ करना चाहते थे तो हो गया, अदरवाइज वो मशीन वैसे ही पड़ी रहती है, सीएम साहब ना पूछते। आपको पता है कि बड़ी अच्छी तरह मुझे याद है कि सरकारी अस्पतालों में जो लोग इसलिए बेतमाद करते हैं कि वहाँ के डॉक्टर जो है वो वेल ट्रेन्ड होते हैं और वेल एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनके पास मल्टीपल एक्सपीरियंस होते हैं, हर तरह का पेशेंट डील किया होता है। लेकिन अगर आप सहूलियात न दें, अगर आप वहाँ पे किसी एक दो डॉक्टरों की वजह से पूरे सिस्टम को बर्बाद कर दें, पूरे तमाम डॉक्टर कम्युनिटी को बदनाम कर दें, जो कि ज्यादती है, हमें इस चीज का भी लिहाज रखना चाहिए कि चंद डॉक्टर काली भेड़ों की सूरत में जरूर है, लेकिन बहुत सारे लोग जब आते हैं तो उनकी यही कोशिश होती है कि हम सीखें और आगे जाके लोगों को डिलीवर करें। तो उन लोगों की वजह से सिस्टम में इतनी ज्यादा कबाहतें आ चुकी हैं कि अब मेरा ख्याल है कि वज़ीर आला को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये बात नहीं है कि उन्होंने जादू का चिराग जलाया तो ये सिस्टम ठीक होने के करीब आ गया। आपने दिन रात दौरे देखे आप हैं, लोगों जिसका रिजल्ट अभी आके निकला आप लोगों को ये पहलू भी जरूर बताएं कि वो दिन रात नहीं सोए, वो रातों को ना वो सोए हैं, ना उन्होंने किसी को सोने दिया है, अपनी टीम, एडमिनिस्ट्रेशन की टीम को, हेल्थ की टीम को, और उन्होंने अपनी रातें भी कुर्बान की हैं, अपनी फैमिली लाइफ भी कुर्बान की है। हम जब कवर कर रहे होते थे 6 मंथ, तो मैंने भी इनको प्रॉपर कवर किया है। यकीन करें हमारे भी दिल में होता था कि बस अब किसी लम्हे ना वो बस कहें कि अब बस इजी हो जाए, रिलैक्स हो जाए। जाहिर बात है, आपको ना दिन का रात के विजिट आप देख रहे हैं, रात को कहीं पे भी इफ्तिताह हो रहा है, रात के टाइम हो रहा है, और वो भी 11-12 बजे के टाइम। सिस्टम इतना आसान नहीं था ये सब कुछ करना, उन्होंने सेक्रीफाइसेस 100 सेक्रीफाइसेस किए हैं, तो जब जाकर थोड़ा बहुत इसकी सूरत हाल निकली है। और 31 जनवरी में आप देखेंगे अस्पतालों का फेस लिफ्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़े खूबसूरत हॉस्पिटल की फेस लिफ्टिंग मशीनरी के साथ, नई मशीनरी के साथ अभी एक और सिलसिला स्टार्ट होगा। चलें जी, ये तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि जी कुछ अच्छा हो रहा है और ये इसी तरह से सिलसिला रहना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि ये निगरान गवर्नमेंट दुआ है कि और सारे कम से कम अच्छे काम तो हो रहे हैं। अच्छा जी, एक और चीज जो स्मोक से निजात का मिशन है, कल सीएम साहब की मुलाकात हुई है। सो इमरान, मुझे एक कमेंट चाहिए, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। इसमें कमेंट जो है वो यही है कि स्मोक पर जब वज़ीर आला ने ये देखा कि यहाँ पर हमारी जो टीम्स हैं, हमारे जो महकमे हैं बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं, फिर उन्होंने क्या किया, इंटरनेशनली टीम उन्होंने ये जाना कि कौन कौन से ममालिक हैं जिन्होंने स्मोक पे काबू पाया। उसमें श्रीलंका था, उसमें यूएई था, और यही बात है कि वो ममालिक की टीमें जो ऑलरेडी स्मोक पर काम कर चुकी हैं और काबू पा चुकी हैं, उनसे फिर हेल्प जो है वो लेनी शुरू की है। और एज गिफ्ट 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। कहने लगी थी कि ये आप ये देखें कि अपने लिए बहुत आसान होता है कहना, लेकिन किसी के लिए, कौम के लिए, शहरियों के लिए मांगना, किसी से रिक्वेस्ट करना कि हमारे अभी ऐसे हालात नहीं हैं या हमारे हाथ बंधे हुए हैं, तो आप काइंडली हमें इस परेशानी से निजात करें। ये भी गुडविल है निगरान वज़ीर आला की कि उनको यूएई की गवर्नमेंट ने उन पे तमाद का इजहार किया और अपना जितने भी करोड़ों रुपए का सेटअप लगा के एक दफा आपको देखें अब वो 7वें, 8वें, 9वें नंबर पे हम आ गए। और अदरवाइज इस मौके पे जो स्मोक की कंडीशन होती थी, आपको भी पता, हर बड़े बूढ़े बच्चे तमाम लोग जो है वो बीमार होते थे इस वक्त ना, ये हमें अच्छे से याद। चले जी, ये तो खुशाइंद है। और जो चीज दौरे नायाब ने जैसे कि मेंशन की, बगैर पैसों के ये तमाम काम हो रहा है, तो ये काविशें सिर्फ और सिर्फ सीएम साहब की हैं कि हम बेहतरी की तरफ जाते जा रहे हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। सो नाज़रीन, हम आएंगे जी अगली खबर की तरफ, और जहां पर हमने बात की कि जी तरक्याती काम तेजी से हो रहे हैं, वहां पर ये चीज बहुत जरूरी है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का अमल बर्क रफ्तार है। शहरियों ने 1 करोड़ 24 लाख लाइसेंस बनवाए हैं और रात गए पुलिस खिदमत मरकज भी पहुंचे सीएम साहब, ऑनलाइन टेस्ट का मुशाहिदा भी किया। शहरियों ने लाइसेंस सिस्टम को सराहा और अब लाइसेंस बनवाने में ताखीर नहीं होती, शहरियों की जानिब से कहा गया। और अच्छी चीज ये है जो डेट में एक्सटेंशन की गई है, लोग इस चीज को बड़ा जो है वो सराह रहे हैं। दुर्रे नायाब जी बिल्कुल, देखें एक तो उनका आना और एक उनका अचानक पहुंचना, और आजकल सर्दी बहुत ज्यादा है, आपने देखा उन्होंने लॉन्ग कोट पहनना शुरू कर दिया। और जो बंदा लॉन्ग कोट पहनता है ना, उसका मतलब है कि उसने लॉन्ग मैच खेलना होता है। ये नहीं होता कि वो 5 मिनट में आएगा घर चला जाएगा, वो घर से ये सोच के निकलता है कि मैं जहाँ पे भी जाऊंगा ना लंबा रूट होगा और लंबे प्रोजेक्ट्स पे लंबी चीजें डिस्कस सुननी है। हॉस्पिटल्स भी होते हैं, उस पर जारी बात है बहुत सारे ऐसे विजिट्स हैं जो अनाउंस नहीं करते या उसकी कवरेजेस नहीं आती। आज अगर रात लिबर्टी गए, इसका मतलब ये नहीं कि वो कहीं और नहीं गए होंगे, उन्होंने बहुत सारी जगह देखी होंगी, बहुत सारी ओपन हीप्स देखी होंगी, बहुत सारी प्रोजेक्ट्स को ऑब्जर्व किया होगा, जहाँ से गुजरे होंगे, कई जगह गाड़ी रुकवाई होगी,
बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती है, लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें अनाउंस नहीं की जा सकती। और जहाँ पे कोई अच्छी एक्टिविटी होती है, जहाँ पे उनको नज़र आ रहा होता है कि अच्छे रिजल्ट है, लोगों को तरगीब देनी चाहिए, वहाँ की खबर भी इशू होती है। जिस तरह लिबर्टी में जो गए हैं और वहाँ पे आपने देखा कि दर्जनों के हिसाब से लोग जो है ना अब फास्ट प्रोसेस के तहत लाइसेंस बनवा रहे हैं। पहले ये शिकायत थी शुरू में, सिस्टम पे बोझ एकदम पड़ा तो 2-4 घंटे का हो गया कि एक बंदा आता था, उसको 2-4-5 घंटे लग जाते थे। फिर बंदे बढ़ाए, काउंटर्स बढ़ाए, कंप्यूटर्स लगाए, लोगों को सिस्टमेटिक किया, टोकन उस तरह से इशू किया कि लोगों को ज़्यादा इंतजार ना करना पड़े। एक ये ना हो एक बंदा आया तो बल्क में आपने 100 टोकन इशू कर दिए, इस तरह नहीं, एक सिस्टम के तहत चलाया। अब हालात ये है कि काफ़ी ज़्यादा रश पे कंट्रोल हो गया है। अब आपको बहुत सारे खिदमत मरकज़ पे उस तरह से रश नज़र नहीं आ रहा। और हैरान कुन बात आपके सामने विद प्रूफ ये सामने आ गई है कि लाहौर में 1 करोड़ लोग बगैर लाइसेंस की गाड़ियां मोटरसाइकिल चला रहे हैं। आप ये सोचे कि आप ये सोचे, मतलब हैरानगी की बात आप अब इस परवाह ही नहीं थी। आप अब इस चीज पे आ जाए कि आज हम इंसाफ की, कानून की बालादस्ती, हम बड़ी ट्रैफिक पुलिस को अगर गलत के, चालानों को गलत, हम रियासत की तो बड़ी बात करते हैं। हमारी पूरी यूथ सारा दिन बैठ के यूट्यूबर और पता नहीं क्या क्या बात अपनी साइंस पेश कर रही होती है। उन लोगों के पास कोई क्या दुनिया में ये कि जवाब है कि दुनिया में ये हो सकता है कि कहीं पे आप बगैर लाइसेंस के घर से गाड़ी निकाल लें? आप अपनी इंश्योरेंस के बगैर गाड़ी नहीं निकाल सकते, आप अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस के बगैर भी गाड़ी नहीं निकाल सकते। अपना लाइसेंस तो बहुत दूर की बात है। और अपना लाइसेंस लेने के लिए आपको इस तरह कोई फास्ट ट्रैक फैसिलिटेट भी नहीं करता। ये जाके यूके और इंग्लैंड और मतलब कि लंदन से, अमेरिका से जाके लाइसेंस बना के दिखाएं ना मुझे। कितने कितने दिन लग जाते हैं, ड्राइविंग टेस्ट ही बहुत मुश्किल है। आपने पहले लर्निंग लेना है, लर्निंग के बाद क्लासेस लेनी है, ठीक है। क्लासेस उनकी 3 महीने चलनी है, उसके बाद आपका प्रॉपर टेस्ट होना है, उसमें आपने लाजमी फेल होना है, ठीक है। उसके बाद आपका रिपीट सेशन होना है। वो ये जान के उनका थोड़ा सा होता है ना कि वो इतना कि एक चीज दे रहे हैं, उसकी वैल्यू है, बता रहे हैं कि हम एक वैल्यूएबल चीज दे रहे हैं, पता होना चाहिए। इतना आसान नहीं है कि मैं गया और जाके मैंने 3 महीने गप्पे मारी, क्लासें ली, उसके बाद जाके मैं गाड़ी में बैठा, मैंने कहा जी ये चीजें ना जानबूझ के की जाती है। मेरे ख्याल से फिर कदर भी होती है रोड यूजर्स को। यहाँ पर आराम से बैठे बैठे अगर आपको कार्ड मिल गया, कार्ड मिल के गया, बनवाने की जरूरत ही नहीं आपको। देखिए हम पहली दफा मैं इमरान गए, हम इंग्लैंड जा रहे थे, यूरोप जा रहे थे, तो हमें यही से टेंशन शुरू हो गई कि अगर वहाँ पे खुदा ना खास्ता ड्राइविंग करनी पड़ गई या साथ बैठ के कुछ हो गया तो गाड़ी शाड़ी वाला होता है ना, आपको इमरजेंसी में क्या करेंगे। हम अपने इंटरनेशनल लाइसेंस लेकर गए थे यहाँ से कि उधर भी अगर हमने गलती से भी गाड़ी की सीट पे बैठ गए ना तो उन्होंने कहा जी इंटरनेशनल लाइसेंस, उसके बाद तो सीधा ही वहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होते, इसमें बचत हो जाए। ये कोई हमारा मुल्क थोड़ी है, हमारा मुल्क थोड़ी है। तो यहाँ पे हमने तो अल्लाह के फजल से इस चीज से ख्याल ही नहीं करना होता। और इतने हालात खराब है, मैंने आपको बताया था कि 47 साल में जो लाइसेंस नहीं बनवा सका। मुझे ये बताएं कि उस कौम में क्या एक तो मिसाल आपको मिल गई ऐसी बड़ी नहीं, मैं एक मिसाल अपनी फैमिलीज में है। एक मिसाल में इसलिए कहता हूँ कि वो ऑन रिकॉर्ड मिसाल है। आप ढूंढे आपकी अपनी फैमिली में कोई ना कोई ऐसी मिसाल। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के उनके लाइसेंस बनवाए। ऐसे ही है, लेकिन ये बहुत जरूरी चीज है जी। अभी भी जिन लोगों ने नहीं बनवाए, टाइम है, एक्सटेंशन की गई है सीएम साहब। कुछ लोगों ने नहीं बनवाया, वो बनवा ले। नहीं हो गया इशारा कर रहे थे लास्ट वीक ही मैंने सॉरी भाई मेरा हो गया, मैंने अपोलॉजी एडिट करता हूं। लेकिन मैं लिटरली वाकई में हैरान हो रहा कि ये सिर्फ 1 महीने की तादाद है जो बताई जा रही है कि 1.25 करोड़ बंदे ने लाइसेंस बनवाया। और वाकई मैं तब से सोच रहा हूँ वाकई वही बात कि 1.25 करोड़ बंदे के पास लाइसेंस था ही नहीं महसूस हुई। मतलब इसमें ये नहीं है कि सरकार जो है वो रेवेन्यू जनरेट जो है वो करना चाह रही थी इससे। ये वाहिद मेरे ख्याल से पहला प्रोजेक्ट है, मेरे ख्याल के मुताबिक ये लाहौर की हिस्ट्री में पहला प्रोजेक्ट होगा जिसमें जो सरकारी इदारे हैं उनका रुझान जो है वो सिर्फ रेवेन्यू जनरेशन की तरफ नहीं था बल्कि लोगों को सहूलत देने की तरफ था। अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए 10 दिन और लाइसेंस तो बनवा 10 दिन और रियायत, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये ऐसे होना भी नहीं था, ये ऐसे होना भी नहीं था कि वज़ीर आला ने जब ये कहा कि लर्निंग लाइसेंस जो है वो 1 जनवरी से 1000 रुपया उसकी कीमत जो है वो होगी, उसकी फीस जो है, चूंकि पहले तो 60 रुपए, इस वजह से लोग जो है वो इस तरफ आए, लोगों ने रिन्यू भी करवाए, 10 दिन रियायत भी दे दिए तो फिर उसके बाद उन्होंने उस फीस को भी अदा कर दिया, उस फीस को भी अदा कर दिया हालांकि। और लेकिन बहुत अच्छी बात है कि लोग अपनी जिम्मेदारी, इमरान सोशल मीडिया कैंपेन देख रहा था, लोग कहते बहुत नाइंसाफी है, फीसें ज्यादा होने जा रही हैं, बहुत जुल्म हो रहा है। मैं तो हैरान हूँ कि अगर अपनी जान पे भी उनको लग रहा है कि जुल्म हो रहा है और इनको फिर यार मौत के कुएं पे इनको चला रही मोटरसाइकिल जो नहीं बनवाते वो तो फिर अपने साथ यही कुछ ही कर रहे होते हैं। खैर अगली खबर की तरफ आने जी। गड़ी शाहू क्रीम ब्लॉक अंडरपास फ्लाईओवर प्रोजेक्ट मंजूर किया गया है।
दुर्र नायाब कितना जरूरी है ये प्रोजेक्ट, क्या फायदा होगा? देखिए गढ़ी शो में तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ट्रैफिक ठीक है। आपको अंदाजा नहीं है उधर, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा जाता रहा हूँ। मेरी सिस्टर का घर था उधर गढ़ी शो में, तो मुझे तौबा होता था कि मैं कहता कि मैंने नहीं जाना, जो मर्जी हो जाए। हाँ, या उनको अपनी तरफ बुला लूँ या मिड में कहीं बुला के चलो मिला कर, मैंने कहा मैंने नहीं वहाँ जाना। तो ये हालात होते थे। और आप देखें जब क्वीन मैरी की तरफ से आना, आप इम्पॉसिबल है कि आप क्रॉस करके आप जरा वहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है। एक तो वो सड़क बहुत स्क्वीज हो जाती है, और दूसरी बात ये है कि जामिया नईमिया की तरफ से भी आपको बहुत ज्यादा रश मिलता है, रेलवे से आते हैं उधर से रश मिलता है, रेलवे स्टेशन। और आप अगर ब्रिज उतर के आपने मर्ज होना है, हरबंसपुरा की तरफ जाना है, तो बिल्कुल जगह नहीं होती आपके पास, ऐसे ही है। आप लाइनों में लगे रहते हैं। वो 3-4 जो लिंक्ड रोड है ना, वो बहुत ज्यादा रश। अब इसका बहुत अच्छा डिजाइन है, खूबसूरत डिजाइन बनाया गया है। पहली दफा ऐसा हुआ है कि ये पूरा चौक ही ड्रेस हो जाएगा, हर तरफ से ड्रेस हो जाएगा। इसमें एक साइड पे फ्लाईओवर रखा गया और एक साइड पे अंडरपास रखा गया है। अब जो आपकी ट्रैफिक रेलवे से आ रही है और जाके नहर पे जा रही है हरबंसपुरा की तरफ, उस पर फ्लाईओवर होगा, ठीक है। और जो ट्रैफिक आपकी नहर से आ रही है और रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही है लामा इकबाल रोड पे, उस पर अंडरपास होगा। ट्रैफिक आपकी दोनों मूवमेंट पे सिग्नल फ्री हो जाएगी। उसके बाद आपको चौक मिल जाएगा बिल्कुल फ्री। अब जो प्रेस क्लब की तरफ जा रही है, प्रेस क्लब से आके यूटी की तरफ जा रही है, उनको ऊपर एट ग्रेड सिग्नल फ्री कॉरिडोर मिलेगा। और जो ट्रैफिक मुड़ने वाली है उनको स्लिप रोड्स मिल जाएंगी हर तरफ से। तो यहाँ पे सिग्नल फ्री 100% हो जाएगा और ये जिंदगी भर का उनका मसला खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद आगे कोई ऐसी परेशानी नहीं है। अगर आप नहर की तरफ भी जाएं तो सिग्नल फ्री है, कोई आगे प्रॉब्लम नहीं है, आप नहर तक आराम से जा सकते हैं। चौक यही प्रॉब्लम है, ठीक है। और अगर आप रेलवे स्टेशन की तरफ भी जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेट्रो के नीचे से गुजर के लंडा बाजार की तरफ जा सकते हैं और इधर से आप सीधा जा सकते हैं। ये एक चौक ऐसा प्रॉब्लमेटिक था जिसके लिए बहुत ज्यादा, और इस पर बड़ी एक्सरसाइज की गई। इस पे बहुत सारे प्लान्स आए, बहुत सारी चीज़ें सोची गई। कभी कहते हैं अंडरपास बना दें, कभी कहते हैं फ्लाईओवर बना दें, कभी अब जगह भी नहीं लेनी थी, आपने चैलेंज किया था, आपने दरख्त भी नहीं काटना था, तो आपको मिक्स मैच हुआ। दूसरा क्रीम ब्लॉक का अंडरपास जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, मच नीडेड था, क्योंकि जब से ये रोड सर्विस सिग्नल फ्री हो गई है वहाँ पे जाके आपकी ये मौलाना शौकत अली रोड, कॉलेज रोड, तो अब वहाँ पे जो प्रॉब्लम होती थी। और इसके बाद ये लाहौर का पहला रूट होगा जो मुल्तान रोड को फिरोजपुर रोड से सिग्नल फ्री मिलाएगा। आप मुल्तान रोड पे चाहे रहते हो और आपने जाना है फिरोजपुर रोड, कसूर जाना है, कहीं भी गुलबर्ग की तरफ जाना है, आप सिग्नल फ्री कॉरिडोर लें, सीधा आप निकले अंडरपास से क्रीम ब्लॉक, आगे है जिनो हॉस्पिटल, सीधा सीधा है, आगे आपके अकबर चौक फ्लाईओवर है, साथ पीको रोड चढ़े हो फिरोजपुर रोड। चलें जी, अब ये प्रोजेक्ट मंजूर हो चुके हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इन पे भी काम जल्द हो जाएगा, शुरू भी हो जाएगा और शुरू हो गया पहुंच जाएगा। वही ना कि अब टाइम देखे ना, 8 फरवरी तक मुश्किल हो जाए ना थोड़ा सा, लेकिन हमारे सामने जो मिसालें हैं, हमने जो टाइम दिया उस पर काम करके भी दिखाया गया है। चलिए जी, अच्छी चीजें हैं। ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे अगली खबर की तरफ, हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अच्छा जी, अब कुछ आ जाएं जी इलेक्शन के हवाले से जो सिलसिला चल रहा है जी। पार्टी कायद नवाज शरीफ के साथ लीगी रहनुमाओं की दूसरे रोज भी तवील बैठक हुई है। अब टिकटों की तकसीम का मामला है और बहुत सारे लोग नाराज हो रहे हैं। एडजस्टमेंट का हतमी फैसला ताहाल नहीं हो सका। अब हम ये कह सकते हैं शायद वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, बड़े बड़े लोग नाराज हो जाएंगे। जी इमरान। है ना, देखिए बिल्कुल ये इस वक्त मेरे ख्याल से टिकटों की तकसीम के हवाले से ना मुस्लिम लीग नून जो है वो इस हवाले से भी परेशानी का शिकार रहेगी, क्योंकि सीट एडजस्टमेंट जो है उसमें मुख्तलिफ रहनुमा जो हैं वो ऑब्वियसली नाराज़ होंगे। देखिए ना, एक हल्के में अगर नून लीग के मुख्तलिफ रहनुमा जो हैं वो एक अरसे से सालों से कोशिश करते आए हैं, मेहनत करते आए हैं पार्टी को स्ट्रॉन्ग करने के हवाले से, और उसके बाद पार्टी अगर किसी से सीट एडजस्टमेंट कर लेती है तो उसके बाद फिर उनके क्या तासरात होंगे, वो कैसे वहाँ पर कैंपेन करेंगे और कैसे ये सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन माजी में मैं अगर बात करूँ नून लीग के हवाले से कि नून लीग में जितने भी मसाइल रहे हैं वो कभी खुल के सामने नहीं आए। उनके पार्टी का जो कह देते हैं ना, तमाम वर्कर, तमाम रहनुमा उस चीज़ को मान लेते हैं। मैं इस चीज़ का क्रेडिट देता हूँ नून लीग को। बाकी जो जमातें हैं उनमें तो हमने अगर तहरीक इंसाफ के बारे से, चूँकि मैं खुद तहरीक इंसाफ 11-12 साल करता रहा हूँ, तो मुझे पता है कि वहाँ पर जब टिकटें तकसीम होती थी, अगर किसी को टिकट नहीं मिली तो वो नाराज़ हो जाता था, पार्टी छोड़ देता था और बाद कहा तो अपने ही उम्मीदवार के खिलाफ कैंपेन शुरू कर देते। ये चीज़ें होते रहे, हाँ मुख्तलिफ होते रहे, ये चीज़ें जो है ये भी होती रही हैं। तो इस तरह बाकी पार्टीज जो हैं वो भी करती रही हैं। लेकिन नून लीग के हवाले से हमने हमेशा ये देखा है कि नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ ने अगर कोई डिसीजन ले लिया है तो बाकी तमाम जो लीडर्स हैं, उनके रहनुमा हैं, वो उस पर लबैक कह देते हैं कि ठीक है जी, पार्टी का फैसला है, हम इसके ऊपर चलेंगे।
बहरहाल अभी टिकटों की इंटरव्यूज़ रिसेंटली इन्होंने मुकम्मल किए हैं और अब टिकटें जो हैं वो इन्होंने जारी करनी है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे हल्के हैं जहां पर जो इनकी इत्तेहादी जमातें थी वो पीडीएम में जो ये साथ रहे हैं उस पर इन्होंने सीट एडजस्टमेंट अभी भी करनी है। तो अब आगे जाके देखते हैं कि क्या मसाइल जो है वो इनको दरपेश होंगे। बिल्कुल, और मुश्किलात अच्छी खासी हो सकती हैं। जी दुरेना, देखिए सियासत तो है बिल्कुल, और अंदरूनी सियासत भी बहुत होती है पार्टियों में, लोकल सियासत भी बहुत होती है, आपके अंदर बहुत सारे क्लस्टर ग्रुप्स बने होते हैं, उनको भी फेस करना होता है। फिर पुराने माजी के जो कारकुन होते हैं आपके, जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया होता है लेकिन खातिर खातिर रिजल्ट नहीं दिया होता, उसको भी देखना होता है। हर चीज़ को कैलकुलेट करके ही फिर रिजल्ट निकलता है। लेकिन मेरे लिए ये हैरानकुन बात है कि अभी तक क्यों नहीं फाइनलाइज हुआ पा रहा। बार कभी शेड्यूल मुलतवी हो जाता है, कभी इंटरव्यू दोबारा करने शुरू कर दिए जाते हैं। और मेरे तो कुछ ऐसे दोस्त भी हैं कि जिनको ये यकीन दिलाया गया कि टिकट उनकी है, जब उन्होंने अपने करीबी हलकों में ये कहना शुरू कर दिया 2-4 रोज़ कबल, तो अब कल परसों उनको फिर ये पता लगा कि नहीं अब हम कंसीडर नहीं हो रहे। अच्छा, ये भी एक बड़ा ज़्यादा रिवीजन की तरफ जाना, तो इसमें कन्फ्यूजन का एक अलमिया नज़र आता है मुझे तो, कि नून लीग या अभी तक अपने आप को फिर अंडर एस्टिमेट कर रही है या फिर बहुत ही ओवर पोजेसिव होकर चीज़ों पर डिसीजन ले रही है कि कहीं हम कोई गलत स्टेप ना उठा बैठे, जहाँ माजी में इतने उठाए हैं। तो मैं कहता हूँ चलिए एक और सही, लेकिन अब ये टाइम है कि आप अनाउंस कर दें ताकि लोगों को पता हो, क्योंकि मैं यही बात करता हूँ कि आप बाहर जाते हैं, इलेक्शन वाला माहौल भी नजर आता है ना, अपने अपने हलकों में सब एफर्ट करेंगे। इलेक्शन मुझे बताएं किधर है, किसी कोई, मैं तो यहाँ तक भी वर्किंग करके देख ली कि शायद किसी प्रिंटिंग प्रेस में जाके दोस्त 2-4 हैं उनसे पूछ लूँ कि यार कोई आया है आपके पास, कोई बैनर छुपवाना है, कोई पंफलेट छुपवाना, किसी किस्म का माहौल नहीं है। तो आप खुद एक कौम को अगर इलेक्शन ना करवाने वाली मायूसी की तरफ धकेल रहे हैं, तो इस तरह के हरबे भी जो उसमें कारगर साबित होंगे। आपको टाइमली डिसाइड करना चाहिए। आपके लोगों की नॉमिनेशन क्लियर हो चुकी हैं, मैक्सिमम नॉमिनेशन जो है वो पीएमएल के लोगों की क्लियर हो चुकी हैं, और अब उनको पता है कि हम इलेक्शन में जा रहे हैं। तो आपको अनाउंस करके उनको मौका देना चाहिए कि वो अपनी कम से कम कॉर्नर मीटिंग, इंटरनल मीटिंग शुरू कर दें। दिन तो थोड़े रह गए हैं, दिन तो कुछ है ही नहीं पीछे, कुछ भी नहीं है पीछे टाइम, और समझ नहीं आ रही कि ये अभी तक क्यों नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, मियां जावेद लतीफ साहब की स्टेटमेंट मेरे सामने है, कह रहे हैं कि पाकिस्तान को दलदल से निकालने का वाहिद फार्मूला यही है कि इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन अगेन वही कि हम तो खुद कह रहे हैं होने चाहिए, लेकिन हालात भी तो वो नजर आने चाहिए। इधर तो मामलात ही नहीं हल हो पा रहे हैं, टिकटोक की तकसीम का मसला ही नहीं हल हो पा रहा, और बाकी मेरे ख्याल से जमातों में भी यही मसला है। अगर इजाजत दें तो फिर मैं थोड़ी सी बात टेक्निकली करूं रिकॉर्ड के साथ, कि दलदल से तो निगरान सेटअप में निकलती नजर आ रही थी ये कौम। सही कह रही है। अगर आप अब ये बात अगर करेंगे इस तरह की बातें कि भाई आपको अगर किसी ने मुर्दा इल्जाम ठहराया है तो आप सफाइयां दें, सही बात। मुझे ये समझ नहीं आती कि पिछले दिनों में कुछ ऐसा भी रहा कि ख्वाजा साजिद रफीक साहब ने भी कहा, एहसन जो इकबाल साहब है उन्होंने वो भी कहते नजर आए, आज जवेद लतीफ साहब भी कहते नजर आ रहे हैं, भाई इलेक्शन की एम्बिग्विटी किसको है? आप क्यों ये बात को इन्फोर्स कर रहे हैं? आप बजाय सफाइयां दे रहे हैं, आप बता रहे हैं कि जी जितना अच्छा टेन्योर पिछले 15-16 माह में पीडीएम के बाद अब हमें देखने में निगरान सेटअप में आया, no doubt, ईमानदारी के साथ ना। चले मैं आपको कह रहा था कि हम रिसेंट पास से उसका कंपैरिजन करें, अब रिसेंट पास तो यही है, आप कंपैरिजन कर लीजिए। आपको यहाँ पे लग रहा था कि हम बड़ा, आप मुझे यकीन करें ना, खौफ आता था कि हम $12 $350-400 से नीचे नहीं आना, जिस तरह हम 330 पे ले गए थे। और जितनी चीजें हैं आपकी फ्यूल प्राइसेस, ये सब निगरान सेटअप के अंदर पॉसिबल हुआ है ना, जैसे भी हुआ है, और जितनी एस्टेब्लिशमेंट ने भी मेहनत की है इनके साथ मिलकर की है। अब बात ये है जी कि अगर मैं कहूँ कि आप में बहुत करंट है, आप में बहुत ज्यादा एबिलिटीज नजर आ रही हैं, मैं तब मेहनत करूँ और फिर रिजल्ट ना मिले, तो इसका क्या किया जा सकता है? बिल्कुल ऐसे। क्या किसी भी पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ एस्टेब्लिशमेंट ने मेहनत कभी नहीं की होगी? क्या वो कभी नहीं खड़े होंगे? क्या उन्होंने जाके इकोनॉमी ठीक करने के लिए बड़ी कोशिशें नहीं की होंगी? जब आप लोगों के अपने अंदर ही यूनिटी, इत्तेफाक और किसी चीज पे नहीं था, तो फिर क्या हो सकता था? जिस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट थी उस वक्त सिर्फ सियासत में एक दूसरे के निश्तर चलाए जा रहे थे, आपके अंदर इत्तेफाक ही नहीं था, बर्दाश्त ही नहीं थी कि यार अगर एक बंदा आ गया है, आप इक़्तिदार में बैठ के, कभी आपने देखा है कि आप इक़्तिदार में बैठी हो, मैं ना बैठा हूं, तो मैं तो आपके खिलाफ इंतकाम लूं, ठीक है? इक़्तिदार में बैठ के जो नहीं आए इक़्तिदार में, आप मेरे खिलाफ इंतकाम लेना शुरू कर दें। कभी ऐसा हुआ है कि जी मुझे मेरे से आपने कुर्सी छीनी, लेकिन अब आप कुर्सी पे बैठ गई हैं, लेकिन अब आपसे हजम ये नहीं हो रहा है कि ये बाहर क्यों बैठा है? अच्छा, ये इन्होंने तो पूरे डायनामिक्स ही चेंज कर दिए पॉलिटिक्स के। तो आप जब ये सारा दिन इंतकाम में पड़े रहे, सारे साल आपने ज़ाया कर दिए, तो अब आप आके दोबारा ये चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं, तो इससे कुछ हासिल नहीं होना।
आपको जो जिसका किरदार है उसको अप्रिशिएट करना होगा, बिलाशुबा। आपको लोगों को मायूसी नहीं देनी चाहिए। बिलाशुबा इस निगरान सेटअप में निगरान गवर्नमेंट ने, हमारी पंजाब की निगरान गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड काम किया और इतना काम किया है कि मैंने 15 साल में बताने की जरूरत नहीं, हर चीज आपको ग्राउंड रियलिटी देखने नजर आ रहा है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अगली खबर की तरफ आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब जी खबर हमारे पास ये है कि अद्वियाती ब्लैक में फरोख्त के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया गया है। वैसे ये हर दौर में किया जाता है, लेकिन अब देखें वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम, डॉक्टर जमाल नासिर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। ये पूरा माफिया है, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। दुर्रे नायाब, गलत तो नहीं कह रही मैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि आपने हमारे लफ्ज़ से छीन लिए हैं। हाँ। जो हम कहना चाहते थे कि ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है। इस पे स्टेक्स बड़े इन्वॉल्व हैं, बहुत बड़े बड़े स्टेक्स हैं लोगों के, बहुत बड़े बड़े इसमें ऐसे कल्ट्स बने हुए हैं कि जिनको रिमूव करना बहुत मुश्किल है। और सिस्टम में रह के मेरा ख्याल है कि जितना इस निगरान सेटअप में फाइट की गई है सिस्टम के साथ, नाराजियाँ मोल ली गई हैं, सिफारिशें नहीं मानी गई, रद्द की गई हैं और दुश्मनियाँ बनाई गई हैं, तो नहीं हो सकता था। इसमें भी टफ टाइम रहा। और अब अगर ये बात कर रहे हैं कि हम माफिया पे कंट्रोल कर लेंगे, पहले तो माफिया को डिसाइड करें ना कि ये हैं लोग कौन। ये जो मुनाफाखोरी करते हैं और यकीनन हरामखोरी करते हैं और ये नाजायज़ जो लोगों को जलील करते हैं, उनकी मुंह से नवाले छीनते हैं, अद्वियात उनके लिए मुश्किल कर चुके हैं, ये लोग कौन है पहले तो ये डिफाइन करना पड़ेगा। अब आप जब इस चीज़ पे इन्वेस्टिगेट करने जाएंगे ना तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे, क्योंकि इसके पीछे बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं और बड़े बड़े इसके लोगों के पीछे मफादात होते हैं, आप उनकी तरफ जाना होता है। इसके दरमियान में भी एक माफिया काम कर रहा होता है, वो होता है जाली अद्वियात का। हाँ, जिन्होंने छोटे छोटे घरों में यूनिट्स लगाए होते हैं, बंद पार आबादियों में यूनिट्स लगाए हुए हैं, आपके शुमाली लाहौर में लगाए हुए हैं, आपके जितना भी जनूबी साइडों पे अब की तरफ फैल गए। वो माफिया भी तो इनके साथ ही होता है ना? साथ होता है, ठीक है। अब माफिया के अंदर माफिया, फिर दूसरी तीसरी चौथी लेयर्स में लोगों को काबू करना ये बहुत मुश्किल है और ये इम्पॉसिबल है। आपके लिए इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास पूरे इख्तियारात होने चाहिए, आपके पास फुल जो है वो सपोर्ट होनी चाहिए, आपके पास लॉन्ग टेन्योर होना चाहिए, तो हो जाएगा। मुश्किल नहीं है, अगर ये सेटअप चल रहा है और इस तरह है तो हो भी सकता है। बड़ा कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन देखें ना, आपके पास सपोर्ट नहीं है, आपके पास पूरे इख्तियारात नहीं है, आपके पास अब टेन्योर भी नहीं है, वक्त नहीं। आप कैसे करेंगे सब कुछ? ये कोई एक आधे दिन का काम नहीं है, इसके लिए तो आपको प्रॉपर वही ना फॉलोअप जिस तरह बार बार सीएम साहब ले रहे हैं वो करना पड़ेगा। देखें, हमेशा से मार्केट में जिस मेडिसिन की ज़्यादा डिमांड होती है ना, वो आप देखते हैं कि या तो वो गायब कर दी जाती है या ब्लैक में उसकी फ़रोख्त जो है ना वो शुरू हो जाती है। इसके खिलाफ देखें, ड्रग अथॉरिटीज़ और ड्रग कोर्ट जो हैं वो पहले से मौजूद हैं, लेकिन आज तक वक्ती तौर पे कार्रवाइयाँ जो हैं वो होती हैं, लेकिन जो कि सूदमंद साबित नहीं होती। हमेशा हमने ये देखा है कि एक पैनाडोल भी है ना, अगर डेंगी में उसकी ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है ना तो उसके बाद वो आपको नायाब हो जाएगी और महंगे दामों मिलेगी। वही पता जो आपका 10-15 रुपए का है वो आपको 40-40 रुपए का, 50-50 रुपए का और बाद का तो 100-100 रुपए का जो है वो उतने का भी नहीं मिलता, ऐसे ही है। मिलता ही नहीं है। तो इन चीज़ों को देखने के लिए ऑब्वियसली हमारे पास फोर्स भी है, हमारे पास अथॉरिटीज भी है, हमारे पास कोर्ट्स भी है, स्टाफ भी है, करता कोई नहीं। वही तो कह रही हूं, करता कोई नहीं। सिर्फ वो ये बता दें जी हमने इतनी कार्रवाई की है, इतनों को ये किया, इतनों को वो किया। आपको करना ये चाहिए कि आपको उन मेडिकल स्टोर्स को सील करना चाहिए और ये नहीं कि उनकी सुनवाई करके 2-3 दिन बाद खोल दिया जाए। आपको कम से कम उन्हें 1 हफ्ते के लिए बंद रखना चाहिए ताकि उनको पता होगा दोबारा ऐसी हरकत नहीं करनी। गया तो इसके बाद कार्रवाई कैसे होती है? माजरत, मेरे पास वक्त कम है। थैंक यू सो मच। हम हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं कुछ हादसात वो हैं कि जो हमारी अपनी गलतियों की वजह से हो जाते हैं और कुछ हादसात जिंदगी में इस तरह होते हैं कि जिनको हम ये भी कह सकते हैं कि जी किसी की गफलत की वजह से भी नहीं हुए, लेकिन वो आपकी किस्मत में लिखे होते हैं। जो अपनी गफलत की वजह से होते हैं वो रोड एक्सीडेंट, हेलमेट ना पहनना, सीट बेल्ट ना बांधना, तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाना, ये वो सब चीज़ें हैं जो कि हमारी अपनी जो है गफलत की वजह से रूनुमा होते हैं। सर्दियों का सीजन है, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो जाते हैं कि आपने हीटर लगाया, आप भूल गए, गैस आ जा रही है, एकदम से गैस ज़्यादा प्रेशर हुआ और खुदा न खास्ता कोई अफसोसनाक वाक़या हो गया।
गर्म पानी के से रिलेटेड बहुत सारे वाकयात होते हैं, जलने के बहुत सारे वाकयात होते हैं। सो ये तमाम खिदमात जो है वो रेस्क्यू सर अंजाम देते हैं, किस तरह की हालत में फौरी तौर पर रेस्क्यू किया जाता है। तो साल 2023 में रेस्क्यू की कारकर्दगी क्या रही, कितने रेस्क्यू ने एक्टिवली परफॉर्म किया, वो हम आपको ऐसे दिखाते रहते हैं। शाम को अगर आप सिटी 42 की स्क्रीन देखें तो आप एक टिकर देख रहे होते हैं कि लाजमी चल रहा होता है कि आज पूरे दिन में इतने हादसा हुए हैं, तो वो डाटा रेस्क्यू से ही हम लेते हैं। और क्योंकि रेस्क्यू अपडेट रहता है, हमें 24 घंटे शहर की सड़कों पर बाइक्स की सूरत में, गाड़ियों की सूरत में इनके लोग जो हैं वो मुतहरिक नजर आते हैं। हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद है, तारुफ कराना चाहूंगी, डॉक्टर रिजवान नसीर साहब ने ज्वाइन किया है, रेस्क्यू 1122 में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि गुज़िश्ता साल कैसा गुजरा उस पर जरा रोशनी डाल दीजिएगा, कितनी एक्टिवली आप लोगों ने काम किया और किस नौयत के वाकयात जो है वो ज्यादा रिपोर्ट हुए। पहले तो मैं रेस्क्यू 1122 की तरफ से सबको नया साल मुबारक हो, खैर मुबारक। और मैं उम्मीद करता हूँ ये साल, इस साल हमें काम कम करना पड़ेगा, ये साल सेफ्टी का होगा। कोई ना, आपको काम कम करना पड़ेगा, हादसात ना हो। हम जहाँ पे आज 5000 लोगों को डेली बेसिस पे रेस्क्यू करते हैं, मुझे ज्यादा खुशी तब होगी जब कल सुबह ये पता चले कल कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ, बिल्कुल, कोई शख्स सारी उम्र के लिए माजूर नहीं हुआ। बिल्कुल। अगर आप इस साल भी देखें तो हमने अगर ओवरऑल इस साल हमने जो रेस्क्यू किया लोगों को वो तकरीबन हमारी 18.5 लाख जो है वो इमरजेंसीज थी, जिसमें हमारे 21 लाख से ज्यादा लोगों को हमने रेस्क्यू किया। कई ट्रैफिक हादसा हो जिसमें मल्टीपल लोग जख्मी होते हैं। इसी तरह अगर देखें तो इस साल जो सैलाब आया उसमें हमने 3,18,000 लोगों को बर वक्त निकाल के, शुक्र है अल्लाह का कि कोई उस तरह डेथ्स नहीं हुई। तो अर्ली वार्निंग आ गई, हमने टाइम पे निकाला, दिन और रात ऑपरेशन हमने कंडक्ट किया। और इसी साल हमारा तुर्किया का भी जब जंजला हुआ हौलनाक, तो चूंकि हमारी टीम पहली अक़वाम मुत्तहिदा से सर्टिफाइड टीम है जनूबी एशिया के अंदर सर्च एंड रेस्क्यू की, तो वो हमने फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया और वहाँ पे भी जाके हमने अपने ब्रादर मुल्क में भी वहाँ पे भी लोगों की मदद की और उनको रेस्क्यू किया। तो अब जो अगर हम देखें कि ओवरऑल, तो हमारा अगर हम ओवरऑल देखते हैं कि 20% यानी 21% के करीब हमारा एमरजेंसीज में इजाफा हुआ है, और अगर मुतासरीन देखें तो वो तकरीबन 22 से 23% तकरीबन इजाफा हुआ है जो मुतासरीन है। अब अगर उसमें सबसे बड़ा कंसर्न 2-3 चीज़ों के ऊपर ख़ास तौर पे आता है। अगर मैं मेडिकल इमरजेंसीज देखता हूँ तो उसमें 25% इजाफा देखने में आ रहा है। सो जहाँ पे पहले साल जो थी वहाँ पे मुतासरीन जो हमारी मेडिकल इमरजेंसीज के थे वो तकरीबन 9 लाख के करीब थे, इस साल वो 11,20,000 के करीब है। तो मैं लोगों से कहूंगा कि अपना जो लिविंग लाइफस्टाइल है उसको चेंज करें, बहुत जरूरी है। हमने क्या किया है कि पहले हम साइकिल पे चलते थे तो उससे एक्सरसाइज भी हो जाती थी, और वो हम खुराक खाते थे तो हजम भी हो जाती थी। आज सारा दिन लोग बैठे रहते हैं और फोन के ऊपर रहते हैं, तो सोशल मीडिया, और उसके बाद जैसे ही उन्होंने बाहर निकलना है तो घर के बाहर मोटरसाइकिल खड़ी है, उसको किक मारनी है, और अगली जगह पे भी वो चाहते हैं कि गेट के ऊपर ही उतरे ताकि चलना ना पड़े। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा है। तो ये अगर आप लाइफस्टाइल के साथ रहेंगे तो ऑब्वियसली हमारी बीमारियां, जिसमें दिल की बीमारियां हैं, दूसरी बीमारियां हैं, वो बढ़ती चली जाएंगी। जिंदगी फास्ट पेस हो गई, स्ट्रेसफुल हो गई, कॉन्स्टेंटली जब आप ये सारी चीजें देख रहे हैं, तो लोगों से मैं कहूंगा कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। एक तो हेल्दी डाइट खाएं, बेहतरीन चीजें हैं आपके लिए फल, सब्जियां, बच्चों के लिए दूध और बड़ों के लिए दही। बिल्कुल। सो अगर आप ये चीजें बना लें और अपना कम से कम रखें ये मीठा, चीनी और ये तेल, सो ये जितनी ग्रीसी चीजें हम खाते हैं, और ये चीजें हमें अपनी कम करनी होगी अगर हमें हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर जाना। और दूसरी चीज, सबसे बड़ा राज हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब भी आप खाना खाएं थोड़ी देर पहले पानी पी लें और भूख रख के खाएं, तो आप, और साथ डेली एक्सरसाइज। सो अगर आप ये 2-3 चीजें अपना लें तो आप, मैं समझता हूँ जो खर्चा आपने दवाइयों पे करना है, आपकी इम्यूनिटी बेहतर हो जाएगी, बाकी सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो ये चीजों को खास तौर पे रखें। दूसरा, आजकल जो इस वक्त हम चल रहे हैं, दोबारा से और कोविड का या दूसरा एक और डिफरेंट टाइप का वेरिएंट आया हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को इस वक्त भी दोबारा से जुकाम हो रहे हैं और मुख्तलिफ सांस की और ये दूसरी प्रॉब्लम्स आ रही। उस पर 2 चीजों की एहतियात जरूर करें। एक, अगेन सारा जब सर्दियों में आप बार बार हाथ नहीं धोते, और एक अगर आपने इन्फेक्टेड बंदे से हाथ मिला लिया है तो वो सारा इन्फेक्शन जो है आप सबको फैला देंगे। तो आप दिल से उनको सलाम करें, लेकिन कोशिश करें कि हैंडशेक अवॉइड करें, नंबर 1। नंबर 2, थोड़ा सा फासला रखें। बहुत ज्यादा ऐसे जहाँ पे फंक्शंस है जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग हैं, वहीं से लोग बीमार होकर आ रहे हैं,
तो वहां पे आप बीमार होंगे, आप अपने घर में लेकर आएंगे, आप सारे घर को बीमार करेंगे। सो आप फिर इतना खर्चा आपका लगेगा और खुदा ना खास्ता और भी उससे कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तो उससे बचें। सो मेडिकल इमरजेंसी पे हमने 25% जो इंक्रीज देखी, उस पर मैं लोगों से कहूंगा कि इसकी रोकथाम में आप हमारा साथ दें, ताकि हम आपको रेस्क्यू करने के लिए हर वक्त तैयार हैं, लेकिन अल्लाह ना करे कि आपको ऐसी जरूरत पड़े। दूसरा अगर मैं देखूं तो 14% इजाफा हुआ है हमारे ट्रैफिक हादसात में, यानी ट्रैफिक हादसात के जो मुतासरीन हैं उनमें कोई 14% इजाफा है। और इसी तरह से हमारा अगर नंबर देखें तो 3,70,000 अगर 2022 में थे, तो आज 4,20,000 ट्रैफिक हादसात हुए, यानी डेली का हर 1 मिनट 25 सेकंड पे पंजाब में इस वक्त एक ट्रैफिक हादसा हो रहा है, उसमें 80% मोटरसाइकिल वाले इन्वॉल्व हैं। और इसमें अगर हम देखें जहां पे हमारे तकरीबन 3,90,000 के करीब जो थे पिछले साल लोग जख्मी हुए, तो इस साल को हमारे 4.5 लाख लोग जख्मी हुए, और उनमें से को 500 से 600 जो लोग हैं वो डेली बेसिस पे अस्पताल में दाखिल होते हैं। इसका मतलब है वो किसी न किसी माजूरी के साथ जाएंगे। तो जहां पे 14-15 लोगों की डेली बेसिस पे डेथ होती है, वहीं पे तकरीबन 500 से ज्यादा लोग माजूरी कोई ना कोई ट्रैफिक हादसा की वजह से जाती है। और हर ट्रैफिक वो जो सोचता है, ये मोटरसाइकिल वाले से पूछे कि मेरे साथ नहीं होगा, मेरे साथ नहीं होगा, बिल्कुल। और वो बजाय के जाए, तो मैं उनसे भी उनके घर वालों से भी ये अपील करूंगा कि देखिए सबसे बेहतरीन चीज है कि आप टाइम पे निकलें, ताकि आपको जल्दबाजी ना करनी पड़े। ऐसे ही है। और स्पीड मैक्सिमम 30-40 किलोमीटर की स्पीड से साइड लेन में जाएं। बिल्कुल। उससे खुदा ना खास्ता आप गिरेंगे भी या कुछ और भी होगा, तो उससे आप जख्मी होने के कम से कम चांसेस होंगे, और खुदा ना खास्ता अमवात के कम से कम चांसेस होंगे। लेकिन जब आप जल्दबाजी करते हैं, गाड़ियों के दरमियान में चलते हैं, तो सीधा आप अपने आप को माजूरी और खुदा ना खास्ता मौत की तरफ आप लेके जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो ये चीजों को आप रिस्क में मत डालें। और आजकल जिस तरह हमारी फॉग है या कुछ और, तो उसमें येलो लाइट्स को वो अव्वल तो अवॉइड करें कि फॉग में निकले ना। अगर बहुत जरूरी है तो फिर अदरवाइज कोशिश करें कि आप ना निकले, और अगर आपको मजबूरन निकलना पड़ता है तो फिर येलो लाइट्स लगा के तो कोशिश वो फिर उसके बाद एहतियात पूरी रखें। अगर विजिबिलिटी नहीं है तो रोक ले फिर, यानी डोंट ट्राई टू रिस्क योर लाइफ के जी अननेसेसरीली। ये तो अब आपके पास ऑप्शन है ना जी। फायर्स में इस बार हमने देखा है, देखिए हमने बिल्डिंग सेफ्टी का काम शुरू किया पिछले साल से, और ये हमने 2022 के जो थे उससे पहले हमने नोटिफाई कर दिए थे बिल्डिंग सेफ्टी रेगुलेशन, उस पे एक हमने इस बार 12% डिक्रीज देखी है। चलिए दैट्स रियली ग्रेट, किसी चीज में कमी भी आई है। सो ये बहुत अच्छी चीज है। और जितनी हमारी अगली बिल्डिंगें बन रही है, अल्लाह का शुक्र है कि उसके अंदर अब बहुत अच्छे इंतजाम भी रखे जा रहे हैं, कि बाकायदा लोग एग्जिट्स बना रहे हैं, लोगों में ये शऊर और अवेयरनेस आ गई है, उस पर हम रेगुलरली उनकी हेल्प भी कर रहे हैं। और जहां पे भी उनको हमारी हेल्प की जरूरत है तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम हर वक्त हेल्प देने को उनको तैयार है, ताकि वहां पे जो लोग रह रहे हैं या काम कर रहे हैं वो महफूज रहें। सही। ताकि किसी को खुदा ना खास्ता ऊपर से छलांगे ना मारनी पड़े, फंस ना जाए। तो इसलिए एग्जिट्स को यकीनी बनाएं। और ऊपर ही आपका जो पानी का टैंक है, उससे जब वहां पे आप बिजली की पाइप्स ले करते हैं, वहीं पे दूसरी वाटर पाइप ले करके तो उस हाइड्रेंट लगा लें, तो उससे बच सकते हैं। दूसरा, आजकल चूंकि मौसम ऐसा है तो आग से ज्यादा हीटर जब है, वैसे भी आजकल चूंकि रात को गैस नहीं आती, तो कोई भी बंदा, ये मैं सबसे अपील करूंगा, रात को चाहे गैस का हीटर है चाहे बिजली का हीटर है, आप हीटर बंद करके सोए। ये हीटर चलता हुआ छोड़ के उड़ जाती हैं, तो वहां पे जहां पे आप समझते हैं वहां पे मार्क कर दें या उसकी साइडों को ऊंचा कर। तो ये हमारी कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर खास तौर पे अगर हम फोकस करते हुए, और कुएं भी जहां पे बने हुए हैं बाहर के एरियाज में, उनकी 2-2 फुट की या 3-3 फुट की उसकी दीवार बना दें, बिल्कुल, ताकि खुदा ना खास्ता आपका बच्चा वगैरह भी कोई ना गिरे। ये भी हमने कुछ काफी सारे वाकया देखने में आए कि बच्चे ऐसी जगहों पे गिरे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। जहाँ पे नाला है, जहाँ पे कोई और ऐसी चीज है, वहां पे साइड पे उसकी 3-3 फुट की कम से कम बाउंड्री बना दें, ताकि वो लोग महफूज रहें। तो ये चंद तदाबीर हैं जिनके जरिए हम जहाँ पे काम कर रहा है। आज एक महकमा इमरजेंसी सर्विसेज मौजूद है, उसमें हम आपको इमरजेंसी में तमाम सर्विसेज, इमरजेंसी एम्बुलेंस, रेस्क्यू, फायर सर्विसेज सब फार्म कर रहे हैं अंडर वन रूफ। एक आप डायल करते हैं, और आज इसी वजह से रेस्क्यू 1122 आलमी सतह के ऊपर भी आज इंटीग्रेटेड इमरजेंसी सर्विसेज का मॉडल डिक्लेयर हुआ है। तो और सीएम साहब ने कुछ एडिशन भी किया आपके एम्बुलेंस सर्विसेज में, मैं चाहूंगी वो भी मेंशन कर दें। खास तौर पे जिस वक्त आए उन्होंने जाके देखा, और एम्बुलेंसेज जिस वक्त हमारी, तो उन्होंने कहा कि जो दिल के चूंकि प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो दिल को फौरन मुतहरिक करने के लिए एक डिवाइस इस्तेमाल होती है जिसको हम AED कहते हैं, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। उसके अंदर, ताकि अगर ऐसा कोई आपका किसी वक्त दिल बंद हो जाए तो उसको फौरन आप पैड लगा के, आप फौरन नहीं, उसको आप शॉक देते, ताकि फौरन हार्ट दोबारा रिवाइव हो जाए। ठीक है।
बाकी हम मसनूई तौर पे उसकी CPR तो करते ही करते हैं, वो भी मैं लोगों से कहूंगा कि जरूर हमारी प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। हमारा पाक लाइफ सेवर प्रोग्राम है, उस पे फौरन जाके आप सीख सकते हैं 2 चीजें कि आपने CPR किस तरह करनी है, ब्लीडिंग कंट्रोल, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। पाक लाइफ सेवर ऐप को डाउनलोड करें, उसको हफ्ते में एक बार देख लिया करें, 5 मिनट लगेंगे, लेकिन और उसको कोशिश करें और कुछ ना हो तो तकिया रख के उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। तो ये तकरीबन आपने हर 1 मिनट में 100 से 120 बार, ठीक है, छाती को, चेस्ट को दबाना है। तो ये, और तकरीबन 2 इंच आपने दबाना है। तो ये आपने जो है इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। खुदा न खास्ता आपके घर में ही किसी को जरूरत पड़ सकती है तो आप उसकी जिंदगी बचा लेंगे, आपके दोस्त को किसी को जरूरत पड़ सकती है, तो ऐसी सूरत हाल में उसकी जरूर प्रैक्टिस करें और उस वक्त तक इसको जारी रखें जब तक कि कोई आपकी हेल्प नहीं आ जाती। तो दूसरा बंदा कॉल करे ताकि आप टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि दिमाग को अगर चंद मिनट तक ऑक्सीजन ना मिले तो दिमाग की जो ब्रेन है उनकी डेथ शुरू हो जाती है। तो इसलिए ये चीजें जो है वो बेहद जरूरी है, जिनके ऊपर हमें जो है वो करने की जरूरत है। इसी तरह से तो ये हमारी जितनी भी और दूसरी भी जो कंस्ट्रक्शन या बाकी चीजें हो उनके ऊपर भी हमें सेफ्टी को जोर करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये चीजें, सर वैसे तो हम रेस्क्यू को देखते हैं कि बड़ा एक्टिव है, रिस्पांस टाइम मुझे बता दें क्या है और वो चैलेंजेस जो आपको फेस करने पड़ते हैं, जिन जगहों पे जाना अभी भी लगता है कि आपको मुश्किल है। जी, हमारा जो एवरेज रिस्पांस टाइम रहा हमारी एम्बुलेंस, बिकॉज इस साल हमने अब पूरी सारी तहसीलों में भी चले गए हैं, तो तहकर मेजर टाउन्स तक चले गए हैं, तो हम वहां पे सारों को हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो पेरिफेरीज में हमारा तो इस बार एवरेज रिस्पांस टाइम हमारा हमने उधर भी बरकरार रखते हुए ओवरऑल एवरेज रिस्पांस टाइम हमारा 8 मिनट 7 पॉइंट कुछ मिनट्स रहा है। तो 7 से 8 मिनट के दरमियान हमने, जहां पे आज हमने इतनी सारी इमरजेंसीज को रिस्पॉन्ड किया है, 18.5 लाख से ज्यादा इमरजेंसीज पे, वहां पे औसत रिस्पॉन्स टाइम बरकरार रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज यह है कि हमने मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस जिस तरह शुरू की लाहौर शहर से, उसने अब तक 18 लाख इमरजेंसीज पे रिस्पॉन्ड किया है और उसने औसत रिस्पॉन्स टाइम अपना 4 मिनट बरकरार रखा है, जो कि बैनुल अक़वामी सतह पे भी एक अचीवमेंट है। बिल्कुल तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हमारी कोशिश होती है कि कांस्टेंट हम मेयार को बरकरार रखें। और लोगों से भी मैं अपील करूंगा, अगर आपकी कोई सजेशंस हो या कोई चीज हो कि हम मजीद आपको बेहतर तरीके से सर्व कर सकते हैं, तो उसके लिए 1192 हमारा नंबर है, जिस पे आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं ताकि हम मजीद आपको बेहतर तरीके से कोई आप सजेशन भी दे सकते हैं। सर आपका मैसेज क्या होगा लाहौरियों के लिए? मेरा लाहौर के सब लोगों के लिए होगा कि रेस्क्यू 1122 हर वक्त, दिन हो चाहे रात, आंधी हो चाहे तूफान, ज़लज़ला हो चाहे आग, आपकी मदद के लिए मौजूद है। लेकिन अपनी जिंदगियों को खतरे में मत डालें। रात को सोने से पहले हीटर को आजकल के मौसम में बंद करके सोएं, चाहे वो गैस हीटर है चाहे आपका बिजली का हीटर है। दूसरे जो लोग सड़क के ऊपर हैं, और खुसूसी तौर पे मैं मोटरसाइकिल वालों से मैं अपील करूंगा कि, और उनकी फैमिली से अपील करूंगा कि जब वो बाहर जाएं तो उनसे ये वादा लें कि वो साइड लेन में चलेंगे और अपनी स्पीड को 30-40 से ज्यादा नहीं रखेंगे। थोड़ा लेट पहुंच जाएं घर और दफ्तर जाने के लिए पहले निकल जाएं, ताकि आप हिफाजत के साथ बगैर अपनी जान को खतरे में डाले हुए अपने दफ्तर तक पहुंच सकें। बिल्कुल सही कहा। तो क्योंकि ये सारी उम्र की माजूरी, चंद सेकंड गलती जो है वो गाड़ी वाले में तो फिर भी उसके बाहर फ्रेम है, वो उसको बचा लेगा, लेकिन मोटरसाइकिल की कोई प्रोटेक्शन नहीं। तो अपनी जानों को जानबूझ के खतरे में मत डाले। तो हमारी अपील यही होगी मेरे और साल कि हम 2000 ये जो हमारा ये साल है इसको एक ईयर ऑफ सेफ्टी बनाएं और हादसा की शरह को हम मिलकर कम करके एक महफूज पाकिस्तान की बुनियाद रख सकते हैं। बिल्कुल। सो हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हम सबकी जिंदगियों को महफूज रखे, लेकिन अपना किरदार हमारा जरूर होना चाहिए, खुद हमें जरूर मोहतात। और आजकल जब भी फंक्शंस पे जा रहे हैं वो जरूर ख्याल करें कि हाथ मिलाने से, और ये चूंकि आजकल जो सर्दियों में कुछ बढ़ रही है, हैंड वॉश और डिस्टेंस मेंटेन करना, ये वही 3-4 चीजें हैं जो हमने कोविड के तमाम उस सिनेरियो में फॉलो की, तो प्लीज उसको भी जरूर फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। अगर हम अपनी जिंदगियों पे गौर करें तो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनकी वजह हम खुद ही होते हैं, जो हम अपने मसाइल को खुद ही कहते हैं कि जी आओ बैल मुझे मारो। खैर, नया साल है, बहुत सारे लोग नया अज़्म करते हैं। ये नया अज़्म हमारी जिंदगियों को बदलने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। भूल जाएं वो परेशानियां, भूल जाएं वो गम, भूल जाएं वो फेलियर जो आपके पिछले साल में रहे। कामयाब जिंदगी के लिए जरूरी है कि आप हिम्मत करें, पॉजिटिव सोचें और आगे बढ़ें। अगर आप पिछली चीजों को ही सोचते रह जाते हैं तो फिर आपकी जिंदगी आगे नहीं चल पाती है। जो हो जाता है, जो गुजर गया, उसको जाने दे, कुछ अच्छा करने की सोच रखनी चाहिए।
लेकिन सम टाइम कुछ लोग ऐसे गोल बना लेते हैं जिनको वो गलत तरीके से भी अचीव करने की कोशिश करते हैं। अच्छा कीजिए, उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अल्टीमेटली जो चीजें आप कहते हैं ना कि बस हमने छीन लेनी है किसी से, वो ज्यादा देर आपके पास रहती भी नहीं है। अब ये मुस्बत सोच, नए साल का अच्छा आगाज, नए साल में कामयाबियां कैसे मिल सकती हैं, इस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ जो हमारी आज के मेहमान मौजूद है, माहिर नफ्सियात है, क्योंकि ये यहाँ की है। हम यहाँ से सेटिस्फाइड होंगे, यहाँ से अच्छा सोचेंगे, यहाँ से अच्छा प्लान करेंगे तो हम मुतमईन रहेंगे। हम खुश रहेंगे, मुतमईन रहेंगे तो हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। सारा नदीम से हम इसका राज जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सारा। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा कि सारी गेम यहाँ की है, ये ज़हनी इत्मीनान बहुत जरूरी है और आजकल यही लोगों को मैसर नहीं। वजह क्या है? सबसे पहले तो लाइफ में आपने कुछ करना है ना, तो आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन की 2 एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए आप क्या कैपेबिलिटी रखते हैं, क्या स्ट्रेंथ आपके अंदर है, क्या वीकनेस आपके अंदर है। हम अनरियलिस्टिक से गोल सेट कर लेते हैं। यस, एग्जैक्टली। और जब हम अनरियलिस्टिक गोल सेट करते हैं, हमें समझ नहीं आती हमने उसको किस तरह हासिल करना है। और आपकी बड़ी अच्छी बात है कि ये जो हसद होता है ना इंसान, ये जो छीनता है दूसरों से, ये कभी भी नहीं रहता। वो पैसा हो, वो कोई भी चीज हो, छीनी हुई चीज कभी भी आपके पास ज्यादा देर नहीं रहेगी। दिस इज एक्चुअली वेरी ट्रू। और मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ, जब हमारे पास भी क्लाइंट्स आते हैं, लोगों को डायरेक्शन नहीं है। जब डायरेक्शन नहीं होती तो ये भी नहीं पता होता गोल क्या है। जब गोल नहीं पता होता तो ये नहीं पता होता विजन क्या है। विजन नहीं है तो एम नहीं है। तो इस तरह की बेमकसद लाइफ गुजारने का कोई फायदा नहीं है। हर इंसान को एक एक्सरसाइज जो मैं करवाती होती हूँ, उसे कहते हैं सेल्फ एस्टीम एक्सरसाइज। सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है कि आपको अपनी कैपेबिलिटीज पता होनी चाहिए। और कभी कभी अगर मैं क्लाइंट को कहूँ ना, अपनी मुझे बताएं आपके अंदर क्या खूबियां हैं, 2-3 तो बड़े आराम से लिख देंगे, लेकिन उसके बाद देयर लाइक दिस, समझ नहीं आ रही क्या लिखें। और फिर मैं उन्हीं की बातों में उनको बताती हूँ कि आपके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। हर इंसान, वो अनपढ़ हो, वो पढ़ा लिखा हो, वो जो मर्जी क्लास से बिलोंग करता हो, कुछ भी हो, कहीं पे भी हो दुनिया में, हर इंसान, अल्लाह ताला ने हर मकसद, किसी एक खास मकसद के लिए स्पेशल रखा है जो अगर आप में है तो शायद मेरे में नहीं है। हर बंदे के अंदर अल्लाह ताला ने एक ना एक ऐसी है, वो आइडेंटिफाई करें। नया साल ठीक है, इस्लामिकली भी चढ़ता है, ये हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंगली भी चढ़ गया, लेकिन न्यू मोटिवेशन होनी चाहिए। अगर नया साल ठीक है, ये अभी 1 जनवरी, अभी जनवरी का फर्स्ट वीक है, सब बहुत मोटिवेटेड होंगे, शायद ये वाली कॉन्वर्सेशन सुन के भी लोग बहुत मोटिवेट हों, लेकिन उसके बाद जब हम अपने इन्वायरमेंट में होते हैं ना, वापस ठप हो जाते हैं। अब इर्द गिर्द लोगों से मैं कहती हूँ, अपने इर्द गिर्द लोग देखें, वो बेशक वो मजदूर हो, वो बेशक कोई हाई क्लास कोई बंदा हो, कोई भी हो, हर इंसान से सीखें हर इंसान क्या कर रहा है। छोटी सी लाइफ है, अगर उस छोटी सी लाइफ में भी हमने कुछ नहीं करना तो फायदा नहीं है फिर हमारी लाइफ का। अगर हमने छोटी सी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं करना, कुछ करना नहीं है, अपने लिए कुछ करें। इंसान को सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने आप से होती है, नो मैटर व्हाट, जो भी ठीक है, प्यार है, रिश्ते हैं, सब कुछ है, लेकिन सबसे ज्यादा अपने साथ मोहब्बत होती है। इंसान जो चाहे वो कर सकता है। ये एक बहुत गलत सोच है, लोग कहते हैं नहीं हम नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं। सारी गेम यहाँ पे सारी चीज ये है, वट एवर यू थिंक दैट इज वॉट विल हैपन। तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में। अगर आपके पास गोल है ना, पहले तो मैं कहती हूँ गोल सेट करें अपना। हमेशा गोल्स लिखने चाहिए। ये गोल्स जो हम ओरली अपने ज़हन में बना लेते हैं, नहीं, गोल्स लिखें। जो लिखने से आप रिसर्चेस उठा लें, आप जो मर्जी उठा लें, आपको नजर आएगा जो लोग लिखते हैं अपनी चीजें, गोल्स लिखते हैं, वो ज्यादा सक्सेसफुल हैं। गोल लिखें, उसे हर तरफ अपने कमरे में लगाएं, जहां भी आपका उठना बैठना है, कॉरिडोर में, रूम में, जहां भी आपके पास होना चाहिए। आपको हर टाइम होना चाहिए कि ये मेरा गोल है। आगे लिखें डेडलाइन, कि मैंने वो कब तक अचीव करना है। और ये वही लोग करते हैं जिन्होंने वाकई जिंदगी में कुछ करना है। जिन्होंने नहीं करना वो ऐसे बातों बातों में एक्सक्यूजेस तो फिर बहुत है इंसान के पास। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल तो ये सब है। अगर इंसान ये सोच रहे हैं तो आई थिंक बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा, मुझे अब ये बता दें, हम कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो बड़ी मैटर करती है। कुछ लोग, हमारे नौजवान बड़े मायूस हैं, 1-2 दफा कुछ करना चाहा, नाकामी हुई और उसके हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं। क्या हमें बार बार अपने आप को आजमाते रहना चाहिए? अच्छा, ये इसमें जो है ना, एक होता है अल्लाह पे तवक्कुल, एक होता है इंसान का अपने आप पे यकीन। जब वो कमी हो, आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग ना हो, आपको अपने पे यकीन ना हो, तो वो इंसान हमेशा पीछे हट जाता है। जब तक आपको अपने आप पे यकीन है, आपको अल्लाह पे यकीन है, तो आप वो डेफिनेटली कर सकते हैं। अब नौजवान नस्ल हमारी, क्या उसमें मैं कहूँ, बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है, बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है। स्कैटर्ड किस तरह के
ना दीन के हैं तो ना दुनिया के हैं। हाँ बिल्कुल, आपको इन चीजों को तो फॉलो करना है। चलिए हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, हमारी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सो सारा, हम बात कर रहे थे कि आपने पॉजिटिव कैसे रहना है। बार बार परेशान रहकर लोग डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं, कुछ नया करने का जज्बा खत्म होता जा रहा है, तो पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं? पॉजिटिव हमेशा पहले तो अपना दिल और दिमाग साफ रखें। पॉजिटिविटी इसी तरह आती है जब आपका दिल और दिमाग साफ होता है, जब आप किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, जब आप जजमेंटल नहीं होते, आपकी अल्टीमेटली पॉजिटिव थिंकिंग होती है। पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है? बेसिकली आपको सामने मुश्किल भी नजर आ रही हो तो आप उसमें सोल्यूशन की तरफ सोचें। ठीक है, हम डिप्रेस्ड, हम सैड, ये चीजें हम क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा अपना तवक्कल बड़ा शैटर्ड है, हमें बिलीव ही नहीं है। जब यकीन नहीं होता, जब तवक्कल नहीं होता, तो फिर हम यही कहते हैं, फिर हम शैटर्ड, हम एक बड़े डिसओरिएंटेशन वाली हमारी एक वो होती है पर्सनालिटी। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि यकीन रखें। यकीन बहुत ज़रूरी है इंसान का अपनी काबिलियत पे, अपने स्किल्स पे। इट डजेंट मैटर आप लाइफ में किसी भी पॉइंट पे जहाँ पे भी खड़े हुए, इट डजेंट मैटर। पॉजिटिव सोच ऐसे ही हमेशा आती है जब आपके सामने प्रॉब्लम भी हो, आप सोल्यूशन की तरफ, आप सोल्यूशन सोचे, सोल्यूशन निकल आता है। सोल्यूशन ऐसा नहीं, और कभी कभी होता है आपको कुछ नजर नहीं आ रहा होता है, तो मैं कहती हूँ अल्लाह ताला से मांगे। हाँ। उसी टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत सारी पॉजिटिव रहने की चीजें होती हैं। मैं कहती हूँ आपका बहुत बैड मूड है पूरा दिन, बहुत आपका बुरा दिन गुजर है, आपके साथ हर चीज बुरी हो रही है, किसी की मदद कर दें। हाँ। कुछ भी कर दें, कुछ भी, एनीथिंग, वो आप खुद ब खुद सेटिस्फाइड फील करते हैं। इतनी सेटिस्फैक्शन फील होती है दैट, ये मैंने अपने एक वीडियो में भी कहा था, दैट दिस इज अ टिप टू टर्न अ बैड मूड इनटू अ गुड मूड। ट्राई टू हेल्प समबडी। पॉजिटिव थिंकिंग ऐसी होती है, पॉजिटिव आपको खुद रहना होता है, आपको कोई बाहर से कोई चीज आके पॉजिटिव नहीं करती, खुद सोचना है, खुद करना है पॉजिटिव। मुश्किल है, सोल्यूशन की तरफ देखें, सोल्यूशन मिलेगा, जरा थोड़ा सोचना पड़ता है। परेशान रह के इस तरह बिल्कुल आपे से बाहर होना है, उससे अच्छा कुछ लोग होते हैं कामयाब लोगों को ना वो एक मिसाल बना लेते हैं। क्या ये भी प्रैक्टिस अच्छी है कि हम उनको फॉलो करें कि जो जो इन्होंने लाइफ में किया बस वो करते चले? बिल्कुल करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो आपको आइडियलाइज करते होंगे, ठीक है। अब यहाँ तक अगर हम लोग पहुंचे हैं, या मुझे अगर आपने एज अ स्पीकर बुलाया हुआ, या आप यहाँ पे बैठी हुए, तो बहुत सारी स्ट्रगल्स, एफर्ट्स हैं उसमें जो यहाँ तक पहुंचे हैं। तो हर इंसान को आइडियलाइज करना चाहिए। आई थिंक इफ समबडी इज अर्निंग और लाइफ में वो एक अच्छे मुकाम पे खड़े हैं, तो आपको सबको आइडियलाइज करना चाहिए। आपको हर इंसान से कोई ना कोई एक्सपीरियंस वाली बात मिलेगी। अगर मैं इन सब पे, जितने यहाँ पे लोग हैं, मैं भी यही सोच रही थी कि सबके पास कितने कितने एक्सपीरियंसेस होंगे जो मैं ले सकती हूँ। और कभी कभी बैक स्टेज पे जब हम लोग बात कर रहे होते हैं वगैरह, देयर सो मेनी थिंग्स इंसान सीखता है। हम हर इंसान के पास कोई ना कोई रोल मॉडल होता है जिससे वो आइडियलाइज करता है। और अगर किसी के पास कोई नहीं है, तो हमारे पास हमारा कुरान है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आप उनको आइडियलाइज करें। आप बिल्कुल करना चाहिए, हर इंसान से सीखें कि हर इंसान क्या कर रहा है, और वाकई आपको सीखने को मिलता भी है बहुत कुछ। आइडियलाइज करेंगे तो फिर वैसा बनने की कोशिश करेंगे। जब आइडियलाइजेशन ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, तो फिर तो लाइफ का कोई मकसद ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, अब ये डिप्रेशन से छुटकारा कैसे हो सकता है, इसके लिए कुछ बता दें कि आप रिलैक्स कैसे रह सकते हैं? अच्छा, डिप्रेशन और सैडनेस में बड़ा फ़र्क है। बहुत सारे लोग अक्सर जो है ना वो टेम्परेरली सैड होते हैं, तो दे से दैट आई एम वेरी डिप्रेस्ड, ऑल्दो दे आर नॉट डिप्रेस्ड। डिप्रेशन की 3 वो एक होती हैं सिम्टम्स जिससे हम डिप्रेशन डायग्नोज करते हैं, दैट इज़ हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस एंड वर्थलेसनेस। और इसका एक क्राइटेरिया होता है, ड्यूरेशन होती है, जिस पे हम डिप्रेशन कैटेगराइज कर सकते हैं कि हाँ इनको जो है डायग्नोसिस डिप्रेशन का हुआ है। छोटी छोटी चीज़ों पे हम सैड होता है तो हम कहते हैं बहुत डिप्रेस्ड है, ऐसा नहीं होता। वो टेम्पररी सैडनेस होती है, वो ग्रीफ का पीरियड एक होता है। तो डिप्रेशन आपको किसी भी वजह से हो सकती है, कोई ट्रॉमा हिट कर जाए, किसी की डेथ हो जाए, ठीक है, आप कोई चीज़ हासिल करना चाह रहे हो, आपको वो ना मिल सके, बहुत सारी चीज़ें हैं, इंसान डिप्रेस हो जाता है। और ये ह्यूमन नेचर में ऐसा होता है, कोई बुरी बात नहीं है, आप हो जाए तो हाँ, लेकिन उसमें रह जाना और निकल ना पाना, दैट इज़ समथिंग जिसको देखना चाहिए। अब डिप्रेशन से निकलने का क्या वो एक है, अगर हम छोटी छोटी बेसिक रेमेडीज़ की बात करें, एक तो सबसे पहले मैं ये चीज़ हमेशा कहती हूँ, जो अभी भी मैंने रिपीट की है, किसी की मदद करें, आपको बहुत अच्छा सेटिस्फाइड आप फील करते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ जो दोबारा मैं कहूँगी, अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़, ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होता है। ऑल्दो काफ़ी साइकोलॉजिस्ट हैं वो इसके साथ रिलेट नहीं करते इस्लामिक साइकोलॉजी के साथ, लेकिन मैं करती हूँ वो इसलिए क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रोल बीच में प्ले करते हैं। डिप्रेशन से छुटकारा इस तरह पा सकते हैं कि सबसे पहले अगर आपको एंजाइटी या डिप्रेशन होता है ना, आपको थॉट्स इस तरह की आती हैं,
अपने आप को बिजी करें, सबसे ज्यादा अपने आप को बिजी करें, अपने माइंड को खुद डाइवर्ट करना है, उसके बाद सोल्यूशन की तरफ जाएं, उसके बाद अपने हम क्या करते हैं पाकिस्तानी लोग अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्सरसाइज की हमारी कोई रूटीन नहीं होती पूरे दिन में, वी डोंट गो फॉर अ वॉक, वी डोंट गो फॉर अ जॉग। वॉक, रिसर्चर्स स्टडीज हैव प्रूव दिस के वॉक आपके मूड को बहुत एलिवेट रखता है। वॉक करें, अच्छा खाएं, फ्रेश खाएं। न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है क्योंकि मैंने इसमें पढ़ा है और वाकई इसमें जो है आपका खाना पीना बहुत रोल प्ले करता है। आपका मूड खुशगवार रहता है, आप अच्छा खाना खाएं, आप अच्छा फील करते हैं। बिल्कुल, तो ऐसी ये वो चीजें हैं जो कि आपकी सेहत पे भी असर डालती हैं। नाज़रीन, इसी के साथ ही हमने आपसे इजाजत लेनी है, लेकिन आपकी सजेशन हम तक पहुंचना बहुत जरूरी होती है। फीडबैक जरूर दीजिए, वो चाहे अच्छा है वो चाहे बुरा है। बुरा फीडबैक हमें बहुत कुछ सिखा देता है, अच्छा फीडबैक हमें वक़्फ़ करता है कि हमने अच्छी तरह से मजीद प्लानिंग करनी है। सो अगर आप में कोई टैलेंट है तो वो भी हमारे साथ शेयर कीजिए, इंशाल्लाह आपको हम शो में मदद करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल सेम टाइम पर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।